नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो साथियों, मानसिक द्वंद्व और विचारों के अति से बचना और उससे बाहर आना, फिर आपको जो है ये क्लास अच्छी लगेगी और पढ़ने में रुचि फिर से जागेगी। हालांकि अपना ये 3-4 दिन का गैप आया है क्लासेस में, मैं भी बाहर गया हुआ था। वैकेशन थे, विंटर वैकेशन, आप सभी को पता है। मैं जैसलमेर की यात्रा पर था सपरिवार, और अब वापस आ चुका हूँ। अब वापस वही घोड़े और वही मैदान, यानी कि वही बुक राइटिंग फिर से शुरू हो चुकी है और क्लासेस भी अब नियमित करनी पड़ेगी। हालांकि आज आलस आ रहा था थोड़ा सा, क्यों गैप आ गया बीच में, फिर वापस नियमितता में परेशानी होती है। तो इसीलिए सोचा कि पूछ लेता हूँ विद्यार्थियों को, क्या पता विद्यार्थी खुद ही कह दे कि नहीं गुरुजी आज 2 दिन थे, छुट्टी मार दो और क्लास आ रही। पर विद्यार्थी कहे नहीं गुरुजी क्लास तो देनी पड़ी, बस क्या करा गुरुजी, क्लास तो देनी पड़े, इसलिए क्लास शूट करनी पड़ रही है। और बढ़िया है, आप लोगों की वजह से मैं नियमित हूं और मेरी वजह से आप नियमित हो, तो यही चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए, नियमितता हो। और एक बात मैं हमेशा मानता हूं कि आदमी जितना व्यस्त है उतना मस्त है। वास्तव में जितनी व्यस्तता आदमी के पास होती है ना, उतना ही वो मस्त रहता है। और जो भी ये कहते हैं बहुत बिजी रहते हो यार, कहाँ हो, उन्हें सीधा मैं यही कहता हूं कि आदमी जितना व्यस्त है उतना मस्त है, और जितना मस्त है उतना जबरदस्त है। अब देखो साथियों, आज की ये क्लास है अपनी जो 50वीं क्लास, अपनी गोल्डन जुबली जो क्लास थी 50वीं, उसके अंदर मैंने आपको रणथंभौर और अमीर और दिल्ली के साथ में, दिल्ली सल्तनत के साथ में रिलेशन वाला अपना टॉपिक चल रहा था, और वह चीज समझा दी थी पूरी तरीके से। लेकिन कुछ विद्यार्थी अधीर हो गए आधी क्लास देखकर, गुरुजी अब इसके नोट्स कैसे बनाए, हमारे से नोट्स नहीं बने, नोट्स बनाओ। आप फिर से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आओ, जबकि उस क्लास के अंत में मैंने कहा है कि इसके नोट्स में बनवाऊंगा अगली क्लास में, और ये वही अगली क्लास है। तो ठीक है, तो ये नोट्स मेकिंग पैटर्न अपना चालू ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ा के फॉर्मेलिटी करूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाकर फॉर्मेलिटी करना नहीं है, आपका सिलेक्शन करवाना है। आप देखोगे आरएस की क्लासेस नहीं ली, आरएस प्री में सवाल ऐसे कैसे आए, वीडियो की क्लासेस नहीं ली लेकिन वीडियो की उसमें सवाल आए, पटवारी की क्लासेस नहीं ली लेकिन पटवारी में सवाल आए। क्लासेस अपने शिक्षक भर्ती के लिए, सिर्फ रीट के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए, और ज्यादा तामझाम झमेला में रखता भी नहीं हूं, जो है स्टेट फॉरवर्ड चलता हूं बिल्कुल, ताकि न विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई हो और न मुझे समझाने में कठिनाई हो। अब साथियों ये बात भी बता दूं कि जो जो टॉपिक आपके आ रहे हैं इसमें साथ में, सेकंड ग्रेड की जो जीके की क्लासेस चल रही है, तो इसके अंदर जो जो टॉपिक आ रहे हैं वो जो जहां भी जिस सिलेबस में ये टॉपिक है वहां सभी जगह आपके फिट बैठेंगे। और आप मानकर चलो कि सवाल लगभग लगभग जो बनते हैं, 100% की गारंटी मैं कभी भी नहीं लेता हूं, लेकिन 95% आपके सवाल इसमें से बैठते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, विद्यार्थी खुद कहते हैं। तो 5% ऐसा है कि कुछ नए सवाल भी देखने को मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं सहायता करने के उद्देश्य से आया हूं और सहायता कर भी रहा हूं, और इसी तरीके से अपन चलते रहेंगे। तो साथियों, एक तो ये रीट वाला जो आपके द्वंद है ना, इससे थोड़े से निकल जाना बाहर, और कि रीट की तैयारी सर करें या इसकी। देखो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है, फर्स्ट पेपर पढ़ रहा है, एसएसटी वालों के तो पूरा ही फायदा है, और फर्स्ट पेपर भी जो कर रहे हैं उनमें रीट के अंदर जो एसएसटी रीट एसएसटी से देंगे उनके बहुत जबरदस्त फायदा है। और जब तक रीट की विज्ञप्ति, नई रीट की विज्ञप्ति नहीं आ जाती, तब तक आप इसको थोड़ा सा परे रखें, क्योंकि आएगी नहीं आएगी, कब होगी, कब कैसे होगी, हालांकि डेट बता दी सीएम साहब ने, लेकिन फिर भी जो है आप सेकंड ग्रेड की पढ़ रहे हो तो यूं समझ लो कि उसकी तो हो ही रही है, और आपने रीट की बड़े शिद्दत से की है। 1 महीने में आप वापस कवर कर लोगे, पुराने न्यूरॉन्स जो है आपके फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो ये कर रहे हो तो समझ लो कि आपकी उसकी साथ साथ हो ही रही है। उसको एक बार आप मानसिक द्वंद से बाहर निकले, विचारों की अति से बचे, तो आपकी ये क्लासेस सारी की सारी फायदा करेगी। और जब आपको हमेशा सही सलाह दी है तो आगे भी आपको पिछड़ने तो नहीं देंगे, इतना तो आप भी जानते हो। समय समय पर आपको बता दिया जाएगा कि क्या कैसे है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, बातें ज्यादा हो गई। चलो रणथंभौर साथ साथ में समझा देता हूं, और इसके नोट्स भी आपके काम आ जाएंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात जो बतानी रह गई थी इन बातों के अलावा भी, कि कल की क्लास यानी कि 1 जनवरी का जो वीडियो आने वाला है उसे कतई मिस मत करना। नहीं बचको वाला गुरुजी माने ध्यान ही कौन हो कि आ चीज भी है, और वो बहुत ही खास, बहुत ज्यादा खास है आप सभी के लिए, और आप सभी को आनंद आ जाएगा। कल के जो 1 जनवरी का वीडियो आएगा उसके अंदर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा अभी इसमें नहीं बताएंगे, सस्पेंस, देखो इंतजार का मजा खत्म हो जाएगा, कल के लिए इंतजार करें। गोविंद राज, देखो अब अपन ने पृथ्वीराज चौहान पढ़ लिया, और इस
इस क्लास को पूरी अपन समझ चुके हैं, अब नोट्स मेकिंग पैटर्न है, लेकिन फिर भी इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको समझाता हुआ। सबसे पहले आपको पता है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंदराज ने। गोविंदराज किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय जो है यहाँ रणथंभौर में स्थापना की। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का जो भाई था हरिराज, वो इसे परेशान करता था बार बार, तो इसने किससे यहाँ पे देखो स्थापित कर लिया, चौहान वंश की शाखा को स्थापित किया, ये बता दिया। हरिराज जो है बार बार परेशान करता था, तो फिर गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से सहायता मांगी। फिर मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक सहायता करने आया, वापस गया, फिर वापस ये समझाया था आपको। तो ये आपको लिखना है कि हरिराज के विरुद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक ने सहायता की। किसकी की? गोविंदराज की। और बाद में हरिराज ने आत्मग्लानि और परेशान होकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी। हरिराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का भाई था। तो यहां तक ये आपके बन जाएंगे बिल्कुल। फिर वल्हन, वल्हन राज ऐसे नाम मिलते हैं, वाल्हण भी मिलता है, कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। और इतिहास में यदि ऐसा लगता है कि कहीं दो फैक्ट है, तो इतिहासकारों में मतभेद है, तो मतभेद है तो कोई स्रोत जो है अलग बताता है, कोई स्रोत अलग बताता है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब वल्हन के समय, क्योंकि अपन को दिल्ली सल्तनत पढ़नी है साथ में, तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, सल्तनत यानी कि सुल्तान थे उस समय, मुगल काल अलग है और सल्तनत काल अलग है। तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके समय में यहाँ पे क्या क्या इनके बीच में संबंध रहे हैं, कैसे युद्ध हुआ है, कि कोई वैवाहिक संबंध रहे कि क्या रहा है, उन चीजों को पढ़ना है। तो इस समय देखो वल्हण के समय इल्तुतमिश ने, और प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, इल्तुतमिश का पहला आक्रमण हुआ था, ये 1226 के समथिंग हुआ था, और प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि इल्तुतमिश ने रणथंभौर के कौन से शासक के समय पहली बार आक्रमण किया। अब जब प्रश्न वहां आता है तो बकरी डब्बे में आती है सीधी की सीधी कि अब क्या होगा। तो इन चीजों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ें और ये याद करनी है आपको, ठीक है। ये याद हो गई ना व्यवस्थित तरीके से, तो आप मतलब एक बहुत मजबूत स्तंभ बन जाओगे, बहुत प्रबल दावेदार बन जाओगे, आप सेकंड ग्रेड की सीट के बिल्कुल हकदार बन जाओगे। तो ये याद साथ साथ करनी जरूरी है साथियों। तो इल्तुतमिश का पहला आक्रमण हुआ वल्हण के समय। इल्तुतमिश का दूसरा आक्रमण हुआ साथियों वीर नारायण के समय। वीर नारायण बताते हैं कि वीर नारायण ने इल्तुतमिश की सेनाओं को पराजित भी कर लिया था। फिर इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसको धोखे से, ये इल्तुतमिश है ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा है, इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसको धोखे से बुलाया दिल्ली, और दिल्ली बुलाकर इसको धोखे से मरवा दिया वीर नारायण को, ठीक है। फिर जो है शासक पढ़ने में आता है वाघभट, और वाघभट के समय जो है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने अपने एक योग्य सेनापति को भेजा, हसन गौरी नाम का था, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे आक्रमण कराया। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, इस समय सुल्तान वहां पे कौन थी? रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी सल्तनत काल की। तो वाघभट के समय किसने आक्रमण किया? रजिया सुल्तान ने, ठीक है। वल्हण के समय किसने किया? इल्तुतमिश ने। हरिराज के समय को, हरिराज यानी गोविंदराज के समय कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो साथ साथ सल्तनत और रणथंभौर के चौहान के साथ साथ कौन सा शासक था, ये ध्यान में आपको रखना है। अब वाघभट के बाद में जो शासक बनता है साथियों, वो वाघभट का ही पुत्र जैत्र सिंह या जय सिम्हा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये शासक बनता है, ये वही शासक है हम्मीर जिनका पुत्र है, और हम्मीर ने जिसके लिए 32 खंबिया छतरी बनाई थी, न्याय की छतरी कहलाई थी, वो यही है। तो ये शासक बना। इन्होंने क्या है कि जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हम्मीर के पक्ष में अपनी गद्दी त्याग दी, और उसके बाद में हम्मीर शासक बन जाता है। अब हम्मीर शासक बनता है तो हम्मीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति से मतलब है कि आसपास के छोटे जितने भी राज्य हैं उनको जीतना और सीमा का विस्तार करना। तो ये दिग्विजय की नीति अपनाई, और उसके बाद में एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था कोटिजन यज्ञ। ये कोटिजन यज्ञ अश्वमेध यज्ञ की तरह ही है, और इस यज्ञ को करवाने वाला राजस्थान का पहला शासक जो था वो आपका हम्मीर था, हम्मीर देव चौहान रणथंभौर का, ठीक है। और इसका पुरोहित मोस्ट इंपोर्टेंट, और जहां मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहता हूं वहां विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये प्रश्न परीक्षा में बनने की प्रबल संभावना रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, कोटिजन यज्ञ से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोटिजन यज्ञ का पुरोहित कौन था। तो उनका राजपुरोहित विश्वरूप था, वो इनका पुरोहित था, और इसे विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से विश्वरूप ध्यान रखना है, बस विश्वरूप को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। हम्मीर ने 17 युद्ध लड़े, अपनी टोटल जो है पूरे जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 में विजय हासिल की और 17वें में पराजित हो गए हम्मीर देव चौहान। तो ये हम्मीर देव चौहान के बारे में जो है प्रारंभिक जानकारी। अब हम्मीर देव चौहान के कार्यकाल और रणथंभौर में उनके अलाउद्दीन खिलजी से जो मुठभेड़ हुई उसके बारे में अपन पढ़ते हैं व्यवस्थित रूप से। उससे पहले आपको जरूरत है इसका स्क्रीनशॉट ले या पॉज करके जो है नोट्स
बना लीजिए। तो फटाफट नोट्स बनाइए, फिर अपन चलते हैं अगली स्लाइड में। साथियों, जब हम्मीर शासक बनता है तो इधर हम्मीर जब शासक बनता है तो उधर जलालुद्दीन खिलजी जो है वो शासक बन जाता है। और सल्तनत काल में भी एक बदलाव आता है, खिलजी वंश की शाखा का खिलजी शाखा की स्थापना हो जाती है। अब खिलजी जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है, एक सेकंड, हाँ, जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो देखो उससे पहले बात करते हैं हम्मीर की जानकारी देने वाले स्रोत, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम्मीर की जानकारी देने वाले स्रोत। अब इन सब में हम्मीर हम्मीर नाम तो मिलता है और लेखक का नाम बदल जाता है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाऊंगा आपको कि आज की क्लास के बाद में मैं याद करने का जो तरीका आपको बता रहा हूं, उसके बाद में आपके जो ये कंफ्यूजन वाली जो चीज इसके अंदर रहती है हमेशा वो नहीं रहेगी। सबसे पहले तो ध्यान रखें, अपन सीधा पढ़ लेते कि हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा है, हम्मीर रासो जोधराज ने लिखा है, हम्मीर बंधन अमृत कैलाश की रचना है, हम्मीर आयन भांडव व्यास की रचना है, हम्मीर हट और सूर्जन चरित्र चंद्रशेखर की रचना है। इन सभी से हम्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अब देखो हम्मीर सभी में है, हम्मीर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। इस सूर्जन चरित्र को छोड़कर सभी के अंदर हम्मीर है। अब इसे याद कैसे रखें, तो देखो सबसे पहले याद रखनी है हम्मीर महाकाव्य। महा का मतलब क्या होता है, महान, और महान का मतलब होता है बड़ा। और यदि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा देखा जाए तो सूर्य है और चंद्रमा भी बड़ा है, तो सूर्य और चंद्रमा क्या है, महान है यानी बड़े हैं। तो हम्मीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की है। याद हो जाएगा ना, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब बात करें हम्मीर रासों की, तो इसको ऐसे याद रखें साथियों कि हमारा जो काम करे, हमारा जो यानी कि हम्मीर रासो और जोधराज, हमारा जो काम करे वो सही, हमारा काम करेगा वो सही लगेगा ना, हमारा काम नहीं करेगा वो सही कतई लगने वाला नहीं, ये भी याद हो जाएगा। हम्मीर बंधन अमृत कैलाश, देखो अमृत और कैलाश अपने आप में ऐसा शब्द है जो शिव जी से जुड़े हुए हैं। और शिव जी आपको पता है विष और अमृत, जो वासुकी नाम का सांप था और समुद्र मंथन किया, सबसे पहले विष निकला, महादेव जी के पास लेकर गए। स्टोरी लंबी है, शॉर्ट में बता रहा हूं। महादेव जी के पास लेके गए, ओ नाम का तल बनाया, फिर विष अंदर डाल दिया और म नाम का ढक्कन ओम नाम के उसमें पैक कर दिया, जिसकी वजह से नीला कंठ हो गया और नीलकंठ कहलाए। सांप जो है बंधन डाल के रखता है, तो याद आया सांप जो इसीलिए लपेटा रहता है, बंधन डाल के रखता है, तो बंधन यानी कि कहीं ना कहीं शिव जी की बात हो रही है। और अमृत कैलाश, अमृत और कैलाश दोनों शिव जी से रिलेटेड है, तो ये ऐसे याद आपको सॉरी। अब देखो हम्मीर रायण, हम्मीर रायण पढ़ते ना ऐसे लगता है हम्मीर रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण। और रामायण देखो, रामायण जो है बांची जाती है तो कोई व्यास जी होंगे वो सुनाएंगे रामायण की कथा, तो भांडव व्यास भा से यानी कि भाइयों की कथा है, भा से अपन क्या ले सकते हैं, भाइयों का जिक्र है अंदर, तो भाइयों की कथा है ये ऐसी। और भांडव व्यास, हम्मीर रायण जो लिखी वो भांडव व्यास ने लिखी। अब बात करते हैं हम्मीर हट की। हम्मीर हट जो है, वैसे भी हम्मीर हट के लिए बहुत जाने जाते थे, तो हम्मीर हट यानी कि ऐसी जिद, एक पकड़ लेनी, एक मतलब प्रण ले लेना जिसके बारे में भी प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात हो जाए। तो हम्मीर हट, चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने भी एक हट ले ली थी कि जीते जी तो मैं कभी अंग्रेजों के हाथ आने वाला हूं नहीं, और मरने के बाद कोई देखा जाता नहीं। तो जो है ये हट के लिए कौन जाने गए, चंद्रशेखर जाने गए। तो हम्मीर हट जो है चंद्रशेखर की रचना है। और च से याद रखना, चरित्र के चंद्रशेखर बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, तो सूर्जन चरित्र भी किसकी रचना है, चंद्रशेखर की रचना है। अब इन रचनाओं में कभी कंफ्यूज आप हो गए नहीं, याद आ जाएगा। महाकाव्य है तो के सूर्य और चंद्र बताया था, ये आ गया। हमारा जो काम बंधन का मतलब है शिव जी, अमृत और कैलाश, नारायण यानी हम्मीर रायण यानी रामायण, व्यास जी कोई सुनाएंगे रामायण ऐसी कथा, और हट के लिए चंद्रशेखर ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, हम्मीर के जो गुरु का नाम था साथियों राघव देव था, और ये इन्हीं के दरबार में ही थे, ये भी ध्यान रखें थोड़ा सा हम्मीर के बारे में। अब आते हैं अपन जलालुद्दीन खिलजी पर।
स्टोरी आपको पूरी सुना चुका हूं मैं। जाइन का दुर्ग है, जाइन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जो दुर्गों में व्यवस्थित रूप से और पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जाइन के दुर्ग पे आक्रमण करके जाइन के दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया। और वहां पे हमीर का जो सेनापति था, ये हमीर का सेनापति है, ठीक है, हमीर का जो सेनापति था गुरुदास सैनी, वो यहाँ पे मारा गया। पूछा जा सकता है प्रश्न आने वाले समय में, अच्छा प्रश्न बनेगा यदि ये बनता है तो। 1291 और 1292 के अंदर जो है इन्होंने वापस जो है प्रयास किया जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण का, लेकिन असफल रहे, रणथंभौर को जीत नहीं पाए थे। और नहीं जीत पाने पर अंततः क्या कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, या एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। ये वो वाली बात है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है, ठीक है ना, या फिर अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। तो यहाँ पे जब हाथ में नहीं आया तो फिर ये कहकर जो है समायोजन कर लिया एक तरह से, और समायोजन करते हुए भाई साहब जी चल दिए वापस। अब देखो जलालुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण की जो जानकारी है साथियों, इनके आक्रमण की जानकारी जो दी है वो अमीर खुसरो ने दी है और बर्नी ने दी है। ये थोड़ी सी जानकारी आप साथ में लेते हुए चले, ध्यान रखते हुए चले। तो यहां तक जो आक्रमण आपको जो पिछली क्लास में स्टोरी में सुना चुका था पूरी जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण तक की थी, यहां पे ये इतनी बात आपको मैंने लिखवा दी है, इसको नोट कर लेना। अभी जैसे ही मैं हटता हूं तो नोट कर लेना। अब अपन आगे जो बढ़ेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर की स्टोरी होगी, और वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी के नोट व्यवस्थित रूप से बनाने और व्यवस्थित रूप से उन्हें याद भी करना है। ज्यादातर सवाल जो है वहां से पूछा जाता है, 70% सवाल अब अलाउद्दीन जो पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें से पूछा जाता है, 30% यहां से पूछा जाता है। तो ध्यान रखें, वैसे हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन विशेष रूप से जो है अलाउद्दीन और हम्मीर को विशेष रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले इनके नोट्स बनाइए, आप नोट कीजिए इसे, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अलाउद्दीन और हम्मीर, और ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझा वैसे दिया था, लेकिन अभी वापस से आपके जो है वो ताजा हो जाएगी 50वीं क्लास, तो ध्यान से समझे। और हाँ, जिस तरीके से मैं देखो क्लासेस अपनी निरंतर चल रही है, रीट में भी चली, ये भी चली, 10 महीने हो गए चैनल यूट्यूब पर आए को, और तब से जो है विद्यार्थियों के साथ में ऐसे ही लगे हुए, और उम्मीद है और ऐसा मेरा सोचना है कि आगे भी मैं जो है इसी तरीके से विद्यार्थियों को क्लासेस दूं, जिसके लिए क्लासेस के लिए विद्यार्थियों के ऊपर बिल्कुल भी आर्थिक भार बिल्कुल भी ना पड़े, और सभी की तैयारी व्यवस्थित तरीके से हो सके। और व्यवस्थित तरीके से ही तैयारी चल रही है, क्लासेस चल रही है। जैसी आप कई फीस देकर आशा करते हो कि ऐसी क्लासेस हमें मिलनी चाहिए, तो इसके लिए हम इतनी फीस दे सकते हैं, तो यहाँ फीस देने की आवश्यकता आपको कतई नहीं है। लेकिन क्लासेस जो है फीस देकर देखना चाहते हो, उससे भी बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद आपसे भी करता हूं कि आप भी पूरा सहयोग बनाकर रखेंगे, और अपने जितने भाई बंधु साथी जो तैयारी करने वाले हैं उन तक क्लासेस की रीच बनाएंगे और उन तक पहुंचाएंगे, तो अच्छा लगेगा। और प्रयास अपने भी जो है करने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी कि हाँ, विद्यार्थी भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। अब देखो, हम्मीर और अलाउद्दीन के बीच में युद्ध का कारण क्या था। मैंने बताया था आपको कि इनके युद्ध के जो लूट कर आ रहे थे, और फिर वो लूट के खजाने को लेकर फूट पड़ गई। फिर नवीन मंगोल जो थे, नव मुसलमान जिसे कहा जाता है, मंगोल थे, वो सब इनके फूट पड़ी। तो मोहम्मद शाह, कहब्रू, इन सबको जो है शरण दी थी हम्मीर ने। और हम्मीर ने जब शरण दी तो अलाउद्दीन खिलजी ने वापस इनको मांग की कि इन्हें वापस लौटा दिया जाए, ये मेरे विद्रोही है, जो भी है। लेकिन हम्मीर जो है जिद और हट के लिए जाना जाता था, एक बार जो कह दिया वो कह दिया, वो वाली बात। तो हम्मीर ने लौटाए नहीं, और इनके बीच में युद्ध का एक कारण ये बताया जाता है। दूसरा और वास्तविक कारण ये था कि दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही अपनी सीमाओं की वृद्धि करना चाहते थे। तो दोनों की सीमाओं देखो एक दूसरे से सीमाएं जब लगने लग जाती है तो वृद्धि करते हैं, तो दोनों का भिड़ना वो स्वाभाविक है कि उनके बीच में लड़ाई होगी। तो ये थे कारण। अब देखो इसमें क्या हुआ कि 1299 में हिंदुवाट घाटी का एक युद्ध हुआ। अब हिंदुवाट घाटी का एक युद्ध ये हुआ, एक और वो वहां पे हिंदुवाट घाटी पड़ती है, वहीं पे युद्ध हुआ था दूसरा भी, तो वो भी हुआ। अब हिंदुवाट घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें मतलब इन हम्मीर और अलाउद्दीन के बीच में ये ध्यान रखना आप कि इनके बीच में अब ये मुठभेड़ चलती रहेगी, ये घेरा डाल के रखेंगे और मुठभेड़ चलती रहेगी। तो प्रश्न ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेनापति कौन कौन थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से था एक तो उलुग खान,
एक था नुसरत खान और एक था अलप खान। अलप खान बताते हैं कि बाद में जो है, मैंने स्टोरी में आपको बताया था कि वो लूट का माल लेकर एक धर्म सिंह तो आगे चला जाता है, भीम सिंह वापस आता है, वो वाली स्टोरी। तो ये 3 है, तो ये ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी के 3 ध्यान रखने। और हम्मीर के जो थे वो भीम सिंह और धर्म सिंह। ये अब मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं बदलते हुए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, कि जब प्रश्न जो घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछता है, तो अभी तक भीम सिंह और धर्म सिंह एग्जाम में पूछे नहीं गए, लेकिन अब जो है नए पैटर्न को देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? उलूग खान और नुसरत खान बहुत बार पूछे गए, तो अपन दोनों ही ध्यान में रखकर चलें। अब देखो हुआ क्या था, बताया था आपको कि भीम सिंह और धर्म सिंह और इन सबके बीच में युद्ध हुआ। पहले इनकी सेना हावी पड़ी और धर्म सिंह जो युद्ध इनसे लूटा हुआ माल लेकर दुर्ग की ओर बढ़ा, पीछे धर्म सिंह इनसे वापस जाकर लड़ा और भीम सिंह जाकर लड़ा, और भीम सिंह जो है बाद में लड़ते हुए मारा गया। ये पूरी स्टोरी आपको बता दी थी उसमें। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हम्मीर का कौन सा सेनापति लड़ते हुए यहाँ पे मारा गया था, वो था भीम सिंह। ठीक है, बाद में धर्म सिंह को इसका मीर ने आरोप लगा के और बताते कि अंधा करवा दिया, उसकी जगह उसके भाई भोज को बनाया और ये सब स्टोरी। लेकिन ये एग्जाम में आपके अन्य लायक जो है वो ये स्लाइड में मैंने लिख रखा है, ये वो समझने के लिए पूरी स्टोरी को कि कैसे समझा जाए वह चीज है। अब भीम सिंह यहाँ से मारा गया, फिर क्या हुआ, वापस इनमें मुठभेड़ चलती है। फिर जो है पत्थर के गोले, मगरब और ये सारे जो यंत्र होते थे पत्थर फेंकने के, इनसे जो है बारिश की जाती थी, ढेकुली और ऐसे ऐसे नाम थे इनके, तो इनसे बारिश की जाए, पत्थर के गोले जो होते थे उनसे। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि एक पत्थर का गोला जो है दीवार, दुर्ग की दीवार से टकरा के वापस आ गया और उसमें उसकी चपेट में आने से नुसरत खान मारा गया। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि दुर्ग की तरफ से, मतलब दुर्ग वालों ने ही दागा था गोला और मारा गया। कुल मिलाकर अपने ध्यान के रखना है कि मारा गया कौन, कि अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खान मारा गया। और ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब बार पूछा जाता है कि रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया, तो नुसरत खान जो है वो मारा गया था। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति, उलूग खान नहीं मारा गया था, नुसरत खान मारा गया था। स्पेशली जोर देकर कह रहा हूं, ध्यान रखना, उलूग खान भी ऑप्शन में होगा, अलप खान भी ऑप्शन में होगा। सेनापति उलूग खान और नुसरत खान, अलप खान तीनों थे, लेकिन जो मारा गया वो आपका नुसरत खान था। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसके बाद क्या हुआ, पता चला कि नुसरत खान मारा गया, अलाउद्दीन को पता चला, अलाउद्दीन खुद जो है युद्ध लड़ने हेतु सेना लेकर, एक और शाही सेना लेकर आ जाता है। अब स्थिति देखो, पलड़ा भारी पड़ना है, युद्ध का घेरा डाल कर रखते हैं, बहुत समय तक घेरा डाला हुआ रहता है, लेकिन रणथंभौर पर कब्जा नहीं किया जा पा रहा था। तो फिर जो है कूटनीति काम में ले जाती है। फिर वो मैंने बताया आपको, संधि के लिए प्रस्ताव भेजा, बुलाए इनको यहाँ से, रणमल और रतिपाला को भेजा इन्होंने। तो रणमल और रतिपाला जो थे, इन्होंने गद्दारी कर दी, अपने ईमान को बेच दिया वहां जाकर, और जो है उनकी कमजोर कड़ी बता दी और वहां से एक मोर्चे से अपनी सेना हटा दी। वहां से दिल्ली सल्तनत की शाही सेना जो है वो अंदर आ गई, और उसके बाद में वीर गति को प्राप्त हुए शासक, और उन्होंने केसरिया किया और महिलाओं ने जौहर किया। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, गद्दार जहां जहां भी हो ना, विशेष रूप से ध्यान रखना है इन गद्दारों का। ठीक है, क्योंकि एक तो गद्दारी की इसलिए तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि मन में देखो गद्दार या गद्दारी शब्द आते ही मन में 2-4 गालियां तो निकलती है। ठीक है, तो कोई भी हो, चाहे किसी से भी गद्दारी करो, गद्दार यानी कि 2-4 गालियों खावन लो, हकदार है वो। ठीक है, तो रणमल और रतिपाल ने क्या की, यहाँ गद्दारी की। सुरजन शाह के बारे में कहा जाता है कि इसने जो खाद्य पदार्थ था उसमें हड्डियों का चूरा और उसको मिलाकर दूषित कर दिया। तो फिर राजपूत शासक जो थे वो इनको नहीं ग्रहण करते थे, और फिर उनको मजबूरी में युद्ध करना, दरवाजे खोलना, ये करना ही पड़ा। तो यहाँ पे ये 3 गद्दार है एक तरह से, सुरजन शाह का भी ध्यान रखें। तो ये तीनों जनों जो थे, ये यहाँ रणथंभौर के हम्मीर के गद्दार थे। अब फिर ये युद्ध हुआ और महाराजा और बाकी जो सामंत थे, सेनापति थे, सैनिक थे, वो मारे गए। और 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन का दुर्ग पर, रणथंभौर के दुर्ग पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे कब्जा होता है, तो इसी समय जो है रंग देवी, जो हमीर की रानी थी, रंग देवी के नेतृत्व में कई महिलाओं द्वारा जल जौहर किया जाता है, और वो पद्मला तालाब में डूबकर अपने प्राण त्याग देती है। यह राजस्थान के इतिहास का पहला जल जौहर माना जाता है, जो रंग देवी के नेतृत्व में किया गया। विशेष रूप से ध्यान रखें, रंग देवी
और जल जौहर का संबंध है। ठीक है, अब जैसे ही अलाउद्दीन ने को इतना लंबा घेरा चला, इतनी ये सब चली, हमीर को कई बार समझाने का प्रयास किया अलाउद्दीन ने कि ऐसा है, ये कर दो वो कर दो, लेकिन नहीं माना। तो इसे जो है मतलब एक धर्म विरोधी वो मानते थे, अलाउद्दीन इसे धर्म विरोधी मानता था हमीर को। तो जैसे ही रणथंभौर का दुर्ग जो इन्होंने जीता, तब अलाउद्दीन ने क्या कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया या कुफ्र का गढ़ मुस्लिम हो गया। ठीक है, ये कुफ्र यानी धर्म विरोधी, कुफ्र यानी धर्म विरोधी मानते थे, ये इस्लाम धर्म के विरोधी मानते थे अमीर को और ये रणथंभौर दुर्ग को। ऐसा का ऐसा एक कोटेशन मिलता है मारवाड़ के, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तब औरंगजेब ने कहा था, औरंगजेब ने कहा था उनकी मृत्यु पर कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये कहा था। कुफ्र यानी धर्म विरोधी जो है वो टूट गया। तो वो जसवंत सिंह के बारे में कहा था। दुर्ग की बात आए तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया। और इस तरीके से इनके बीच में ये संघर्ष चला। और आपके जो सवाल जो बनते हैं साथियों, वो इसी पैटर्न पे आपको याद करने हैं। और देखो, विस्तृत दायरा जितना भी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। और जब ये सारी चीजें अच्छी तरीके से याद है तो बढ़ाना भी चाहिए दायरा, कोई शक नहीं उसमें। और लेकिन जब तक यही याद नहीं है और बहुत सारा अथाह गोता लगाना चाहते हो आप गहराई के अंदर, तो वो सही साबित नहीं होगा। पहले इन चीजों को कंटेस्ट करें, ये करने से आप मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाओगे जब आपको ये एक एक चीज याद है। उसके बाद में आप दायरा बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ वो आपके ऊपर है। और जैसे जैसे समय निकलता है और यदि वैकेंसी दूर होती है तो दायरा अपने आप बढ़ता है। और ये सारी चीजें जो है साथियों, वैसे आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली स्लाइड स्पेशली जो अंतिम स्लाइड है अलाउद्दीन वाली, अलाउद्दीन और हमीर, ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को पूरा का पूरा 50वीं क्लास में मैंने समझा दिया था और उसी के नोट्स मैंने कहा था कि अगली क्लास में लिखवाऊंगा। और ये अगली क्लास के बीच में 2-3 दिन का गैप आ गया और अगली क्लास अब यही आई है। अब कल न्यू ईयर है, कल मिलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नव वर्ष है। भारतीय जो है कैलेंडर का अलग माना जाता है, आप सभी जानते हो कि भारतीय नव वर्ष अलग है, लेकिन ये जो है अपने कैलेंडर वर्ष यही चलता है। तो जितने भी कार्य होते हैं वो इस नव वर्ष से होते हैं। तो मिलते हैं कल आपके लिए, आपको पता ही है कुछ बढ़िया कल आपको मिलने वाला है और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया चीज मिलने वाली है। तो मिस करें नहीं, वीडियो जैसे आता 10 बजे बाद कभी भी आ जाएगा वीडियो, और मिस करें नहीं और कोशिश करें कि जितने साथी हैं उन तक फॉरवर्ड जरूर करें। आपका प्रयास और हमारी मेहनत, आपकी मेहनत और हमारा प्रयास दोनों का साझा जो कॉम्बिनेशन हो वो आपकी सफलता के रूप में निकले, वो आपकी नौकरी के रूप में निकले, वो आपके माँ बाप की खुशियों के रूप में निकले, वो आपके बच्चों के भविष्य के रूप में निकले। ऐसा प्रयास रहेगा। तो मिलते हैं साथियों कल के वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।